जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के डिफेंस अपडेट के इस सीरीज में मैं आप लोगों को जिन महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बताऊंगा उनमें नॉर्वे के लिए बनाए जाने वाले P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट से लेके यूएस नेवी के अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए जाने वाले मिड साइज के इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस सैटेलाइट से लेके रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से एयरबॉर्न फोर्स के लिए बनाया गया आर्मर्ड व्हीकल तक शामिल है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 12 अप्रैल के दिन बोइंग के वाशिंगटन स्थित फैसिलिटी में नॉर्वे के लिए बनाए जाने वाले P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट के पहला फ्यूसलाज पहुंचा। और दोस्तों, इस फ्यूसलाज की डिलीवरी कैंसस में स्थित स्फीयर एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से किया गया है। दोस्तों, ये रॉयल नॉर्वेजियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले 5 पोसाइडन एयरक्राफ्टों में से पहला है। दोस्तों, P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्टों को असल में बोइंग के 737 नेक्स्ट जनरेशन के कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के बेस पे ही बनाया जाता है। और ये जो फ्यूसलाज का डिलीवरी किया गया है, ये असल में बिना विंग वाला फ्यूसलाज है, जिसे बोइंग के डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी यूनिट द्वारा एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जाएगा। बोइंग कंपनी द्वारा इसमें इस्तेमाल होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि सेंसर्स, रडार्स और हथियारों के सिस्टमों को इंस्टॉल किया जाएगा। साथ में एयरक्राफ्टों के विंग को भी बोइंग के द्वारा ही इंस्टॉल किया जाएगा। और इंस्टॉलेशन के बाद बोइंग डिफेंस, स्पेस और सिक्योरिटी के तरफ से इसका टेस्ट और इक्विपमेंटों का एवोल्यूशन भी किया जाएगा। दोस्तों, नॉर्वेजियन एयरफोर्स की तरफ से टोटल 5 ऐसे P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्टों को परचेस करने के लिए बात कहा गया है और माना जा रहा है कि इनमें से पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी इस साल के अंत तक हो सकता है। दोस्तों, P-8A पोसाइडन असल में एक एडवांस सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए किया जा सकता है। और नॉर्वे के पास फिलहाल इस काम को निभाने के लिए 6 P-3 ओरियन और 3 DA-20 जेट फैल्कॉन एयरक्राफ्ट है, जो नॉर्वे के टोटल कोस्टल रीजन और पानी के क्षेत्र के ऊपर नजर रखता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर पोसाइडन एयरक्राफ्टों के टोटल कैपेबिलिटी को देखा जाए तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और शिपिंग इंटरडिक्शन रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पोसाइडन एयरक्राफ्टों में हथियारों के रूप में एयर लॉन्च टॉर्पेडो, हार्पून एंटीशिप मिसाइल और कुछ अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल करके ये एयरक्राफ्ट सबमरीन और जहाज दोनों को ही तबाह कर सकता है। दोस्तों, इंडिया द्वारा भी पोसाइडन एयरक्राफ्टों के P-8I वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता है और फिलहाल इंडियन नेवी के पास ऐसा 9 एक्टिव एयरक्राफ्ट और 3 ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। साथ में संभावित इंडियन नेवी द्वारा एडिशनल ऐसे और 6 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है। दोस्तों, अब चलिए दूसरा अपडेट मतलब KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्टों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जो KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट है, ये यूएस एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक एरियल रिफ्यूलिंग फ्लीट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। करीबन 65 साल के सर्विस के बावजूद अभी भी इन एयरक्राफ्टों को एक भरोसेमंद एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जबकि अब इन एयरक्राफ्टों में एक मेजर अपग्रेडेशन किया जा रहा है ताकि इसे आने वाले समय में फ्यूचर के जरूरत के मुताबिक और कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक जुलाई 2020 में यूएस एयरफोर्स के यूटा एयर नेशनल गार्ड के 151 एयर रिफ्यूलिंग विंग द्वारा पहला KC-135 एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया गया है और इसमें अपग्रेडेशन के तहत नेटो स्टैंडर्ड के लिंक 16 कम्युनिकेशन सिस्टमों को लगाया गया है। दोस्तों, ये नया कम्युनिकेशन सिस्टमों के बदौलत अब ये एयरक्राफ्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन को कॉकपिट में ही गैदर कर पाएगा, जिससे ये एयरक्राफ्ट अब 21वीं सदी के बेहतरीन एयरक्राफ्टों के बराबर में आ चुका है, जो कि एक तरीके से देखे तो रियल टाइम कॉम्बैट में एयर टैंकर के रूप में भी इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने के पक्ष में रहेगा। दोस्तों, 2018 से ही नेशनल गार्ड के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने का तैयारी किया जा रहा था और इसके तहत लिंक 16 के अलावा इसमें एक सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टमों को भी लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। दोस्तों, डेटा लिंक और सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टमों के द्वारा अब ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट में भी कम्युनिकेशन कर पाएगा, जो एक तरीके से देखे तो एयरक्राफ्ट के कैपेबिलिटी को काफी गुना बढ़ाएगा। दोस्तों, ये जो KC-135 एयरक्राफ्ट है, ये असल में बोइंग 707 जेटलाइनर के बेस पे बनाया हुआ है और इसे पहली बार 1957 में अमेरिकी एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1955 से लेकर 1965 तक ऐसा 800 से अधिक एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें कुछ ऐसे इनिशियल एयरक्राफ्ट भी था जो कि असल में बोइंग 36780 के बेस पे बनाया हुआ था। माना जा रहा है कि इतने साल बीतने के बावजूद अभी भी 2030 तक इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया जा सकता है, जबकि इन एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट बेसिकली बोइंग KC-46 पेगासस एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिकी एयरफोर्स के पास ऐसा करीबन 390 से अधिक एयरक्राफ्ट फिलहाल ऑपरेशनल है, जबकि अमेरिका के अलावा इसका इस्तेमाल चिली, फ्रांस और टर्की जैसे देशों के द्वारा भी किया जाता है। दोस्तों, अब चलिए वीडियो का तीसरा अपडेट मतलब USS अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं। 10 अप्रैल 2021 के दिन यूएस नेवी की तरफ से जानकारी दिया गया है कि यूएस नेवी की तरफ से USS अब्राहम लिंकन मतलब CVN-72 जो कि निमिट्ज क्लास के एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका सक्सेसफुली लार्जेस्ट प्लान्ड इंक्रीमेंटल अवेलेबिलिटी को संपूर्ण
संपूर्ण कर लिया गया है। दोस्तों PIA या फिर प्लान्ड इंक्रीमेंटल अवेलेबिलिटी किसी भी जहाज के बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रिटिकल फेज होता है, जिसमें जहाज के लाइफ स्पैन को बढ़ाया जाता है और इसके लिए जहाज में अपग्रेडेशन और एक बड़े मेंटेनेंस भी किया जाता है। और दोस्तों इस जहाज के इस क्रिटिकल फेज को संपूर्ण करने के लिए 2 साल का एक बहुत लंबा समय का आवश्यकता पड़ा, जिसमें खाली समय नहीं बल्कि जहाज के क्रू और जिस शिपयार्ड में इसका अपग्रेडेशन किया गया है वहां के वर्कर्स का महत्वपूर्ण योगदान भी था। इवन दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इसमें करीबन 2.6 मिलियन मैन आवर का मेंटेनेंस क्रू द्वारा किया गया है, जबकि 3,20,000 मैन आवर के काम शिप क्रू द्वारा किया गया है। शिप क्रू के तरफ से जहाज में 800 लॉकर्स और बेड्स को भी तब्दील किया गया है, जबकि इसके अलावा जहाज के डेक रिलेटेड और गियर रिलेटेड महत्वपूर्ण काम को भी शिप क्रू द्वारा कंप्लीट किया गया है। दोस्तों ये जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है यह असल में निमिट्ज क्लास के 5वां एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 13 फरवरी 1988 में लॉन्च किया गया था और 11 नवंबर 1989 में कमीशन किया गया था। दोस्तों ये जहाज 332.8 मीटर लंबा और 76.8 मीटर चौड़ा है, जबकि इसका ड्रॉट करीबन 12.5 मीटर और इसका वजन करीबन 1 लाख टन के आसपास है। इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इन रिएक्टरों के अलावा 4 स्टीम टरबाइन और 4 शाफ्ट भी है। ये जहाज 30 नॉट मतलब 56 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि जहाज के ऊपर 90 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जा सकता है, जिनमें FA-18 सुपर हॉर्नेट और हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा E-2 हॉकाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, C-2 कार्गो एयरक्राफ्ट, SS-60 सीहॉक नेवल हेलीकॉप्टर और अन्य हेलीकॉप्टर तक शामिल है। इवन दोस्तों जहाज के पास 5,680 लोगों के एकोमोडेशन है, जबकि जहाज को ऑपरेट करने के लिए 3,200 क्रू मेंबर और 2,480 एयर क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का चौथा अपडेट मतलब लॉकहीड मार्टिन के नया इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मतलब ISR सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। सोमवार के दिन लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जानकारी दिया गया है कि कंपनी द्वारा नया मिड साइज के टैक्टिकल ISR सैटेलाइटों का निर्माण किया जाएगा, जो बेसिकली एक नया जनरेशन के छोटे आकार के रेफ्रिजरेटर के जितना ही साइज का एक सैटेलाइट होगा, जो टैक्टिकल सर्वेलेंस के कामों को निभा पाएगा। इवन इस तरीके के सैटेलाइटों का इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्ट या अनमैन एरियल व्हीकल द्वारा जिस तरीके के सर्वेलेंस का काम को निभाया जाता है उसे भी संपूर्ण किया जा सकेगा। लॉकहीड मार्टिन द्वारा इसमें LM-400 मिड साइज बस और कुछ अन्य सर्वेलेंस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल से मिलिट्री आसानी से स्पेस से ही मूविंग टारगेटों के ऊपर नजर रख पाएगा। और दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के इस तरीके के घोषणा अब नया जनरेशन के दौर का भी शुरुआत कर सकता है, जहां पे आने वाले समय में सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और अनमैन एरियल व्हीकल जैसे इक्विपमेंटों के जगह इस तरीके के छोटे आकार के सैटेलाइट भी ले सकता है। दोस्तों सैटेलाइट के द्वारा ऑलरेडी इस तरीके के कामों को निभाया जाता है, लेकिन ये काफी बड़े स्तर में होता है, जबकि छोटे स्तर के रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के लिए अनमैन एरियल व्हीकलों का ही अब तक इस्तेमाल किया जाता था, जबकि एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्रू के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी हद में कम किया जाता है। अब ये किसी भी देश के आर्म फोर्सेस को इतना कैपेबल बनाएगा कि कभी भी किसी भी जगह के ऊपर आसानी से नजर रखा जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब रोस्टैक कॉर्पोरेशन के एयरबोर्न फोर्स के लिए बनाया गया आर्मर्ड व्हीकल के बारे में जानते हैं। दोस्तों रशिया के रोसावरण एक्सपोर्ट जो कि एक बहुत बड़े वेपन होल्डिंग कंपनी है, उसके तरफ से हाल ही में रशियन लेटेस्ट आर्मर्ड व्हीकलों के प्रमोशन शुरू किया गया है। दोस्तों ये व्हीकल असल में एयरबोर्न फोर्स के लिए बनाया गया व्हीकल है और बताया जा रहा है कि इसमें BMD-4M एयरबोर्न इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और BTR-MDM आर्मर्ड पर्सनल कैरियर शामिल है। दोस्तों ऑलरेडी इससे पहले भी जानकारी दिया गया था कि रशिया के रोसावरण एक्सपोर्ट के तरफ से इन दोनों व्हीकलों को ही एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने के लिए और दोनों व्हीकल के एक्सपोर्ट के लिए प्रयास चलाया जा रहा है और कंपनी की तरफ से ऑलरेडी इन्हें लेके मार्केटिंग डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा चुका है। ऑलरेडी रशिया के तरफ से अपने कई सारे एलाई देशों के साथ ऐसे आर्मर्ड व्हीकलों के बिक्री को लेके बातचीत किया जा रहा है, जबकि हाल ही में चाइना के साथ झड़प के दरमियान भी आप लोग रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया लाइट टैंकों के बारे में भी सुने होंगे। दोस्तों जो लाइट टैंकों का ऑफर भारत को किया गया था वो असल में एक ऐसा हल्के वजन का टैंक है जो रशियन आर्म फोर्सेस के लिए एयरबोर्न टैंक या एयर ड्रॉप टैंक के रूप में डिजाइन किया गया था। कुल मिला के ये नया इक्विपमेंटों को लेकर रशिया अब काफी एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहा है ताकि रशिया अपने हथियार के मार्केट के दबदबे को मजबूत रख सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।